जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीसीसी पी पर। आज हम लोग साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे वो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस हो, आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या एग्रीकल्चर, इन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। बोल रहा है क्या? बस प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तमान वस्तु, इनमें से सभी। ये तो नहीं होगा, किरण पुंज नहीं होगा, दीप्तमान, इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता है। जब ये दोनों कट रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश जहाँ से निकल रहा है उसका बात कर रहा है, तो वह कहाँ से निकल रहा है? किसी वस्तु से निकल रहा है, यानी प्रकाश स्रोत। बोल रहा है क्या? प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, उस वस्तु क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत। मतलब प्रकाश की वो स्रोत है, उससे ही प्रकाश निकल रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो हम लोग खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, पीला, हरा, नीला, लाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल का हम लोग रेड कलर का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं कि लाल को हम लोग बहुत दूर से ही इस कलर को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। इसी वजह से ये हम लोग खतरे के संकेत में प्रकाश के रंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे ट्रेन की पटरी पर जो सिग्नल दिया जाता है, किस कलर का रंग रहता है? वहाँ लाल रहता है, लाल कलर ही रहता है। इसीलिए लाल कलर दिया जाता है ताकि ये बहुत दूर से ही दिख पाए। इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वोल्ट, 1 कूलम, 1 ओमेगा या 1 वाट। तो हम लोग क्या करते हैं? 1 वाट। इसीलिए हम लोग जानते हैं वाट बराबर क्या होता है? जूल बाय सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। 1 जूल है और 1 सेकेंड है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है? जे बाय एस, कार्य बटे समय। ये आपका ध्यान में रखिए, डब्ल्यू बराबर जे बाय एस। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकों के स्वजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण या कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा इनका। चुंबकों के स्वजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो क्या होता है? हर हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब ये बता रहा है, अगर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, इन दोनों वस्तु समान एक ही जाति का है, ये दोनों वस्तु आपस में क्या करेगा? एक दूसरे का विरोधाभास करेगा, एक दूसरे का आपस में सटना नहीं चाहेगा। आप लोग चुंबक का ही बात कर लीजिए, हम लोग वैसे बोलते हैं साधारण भाषा में चंबुक, उसी का नाम है चुंबक। तो वही चुंबक हम लोग जो चंबुक को विपरीत दिशा में उनको आपस में सटाते हैं, तो वह क्या होता है? एक दूसरे से चिपकने का प्रयास करता है। वही जब समान दिशाओं में समान ध्रुव को सटाते हैं तो वह क्या करता है? एक दूसरे को दूरी फेंकने का प्रयास करता है। और दोनों ही वस्तु को ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, तो वह क्या करता है? दोनों और स्वजातीय जब हम लोग आपस में चिपकाने का प्रयास करते हैं तो वह दोनों क्या करता है? अपना बल लगाने लगता है वो वस्तु अलग हटने के लिए। जब वही विजातीय तो आपस में चिपकाते हैं, आपस में सटाते हैं, तो वह दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है और अपने से भी बल लगाने लगता है। इसीलिए क्या बोल रहा है? चुंबकों के स्वजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगा? हर हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बोल रहा है प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इनका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लेंस का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्या होता है लेंस का सही मात्रक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/प्रति मीटर, या ऐसे पढ़ते हैं हम लोग प्रति मीटर, या प्रति मीटर को हम लोग सिंबल में लिखते हैं m⁻⁻1। इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/m, इनको बोलते हैं हम लोग प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो गया? प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग ऑप्शन समझिए। ये बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोग जानते हैं अपवर्तन में क्या क्रियाएं होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण का रंग बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर आप भी देखिए, प्रकाश के परिकिरण के कारण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण ही क्या होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सी है ऑप्शन, प्रकाश के परावर्तन के कारण। हम लोग क्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जब जिस पथ पे जाती है उनसे ही क्या होता है, लौट जाती है। यही क्या कि जब लौट जाता है तो इसमें कैसे होगा, इस कारण से नहीं हो सकता हुआ उसका रंग नीला। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं है, गलत ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल साहब ने, एम्पियर साहब ने, फ्लेमिंग ने, या फैराडे ने? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा? फैराडे साहब ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर, प्रश्न है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण वह कौन सा होगा? तो देखिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, उत्तल नहीं होगा। उत्तल में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। अवतल में क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। समतल में क्या होता है, समतल में वस्तु जितना आकार का है उतना ही आकार से दिखाई देता है, और प्रतिबिंब जितना दूरी पर हो, वस्तु जितना प्रतिबिंब से दूरी रहता है दर्पण से, उतना ही पीछे इनका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, या 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट 220 वोल्ट पर हमें अपने घरों में जो यूज होता है। चलिए अगला आपका आंसर है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? ऑप्शन देखिए, 2 गुनी, आधी, चौथाई, या बराबर। क्या होता है? आधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? प्रश्न है, जब हमारी आँख की रोशनी, हमारी आँख के रोशनी की दूरी देखने के कम योग होता है, कम दूरी योग होता है, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है?
अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर है आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। क्या है, हम लोग जब दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं तो हमें कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। जब हम लोग निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं तो वह होता है दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका है I² IR² या VI V²/R। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IR²। यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है IR²। चलिए अगला प्रश्न है आपका एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 6 या 4 या 5 या 3। एक कितना से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। चलिए इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या, ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम, जस्ता। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन क्या है, पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षावलंबी मांसपेशियों द्वारा या परितारिका द्वारा। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्षमाभि या मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट द्वारा अन्य सल्फेट या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। प्रश्न है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। इन्हीं का अन्य नाम पूछ रहा है, यानी दूसरा नाम, और इनको दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम लोग, दूसरा कौन सा नाम है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रिंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अगला प्रश्न है 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। अगला आपका है प्रश्न 21 नंबर, एथनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथनॉल का क्रियाशील मूलक है, ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा, ए OH क्या होता है, एथनॉल होता है OH, एथनॉल का क्रियाशील मूलक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 22 नंबर। अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या, ऑक्सीकारक या अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल। तो क्या कहलाता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिकारक। अभिक्रिया प्लस अभिकारक मिलके क्या बनता है, ये प्रतिफल बनता है। जिसे समीकरण है ये एरो बनता है, इससे पहले ये होता है अभिक्रिया। यह कि कोई पदार्थ है, इसमें ये पदार्थ जो अभिकारक मिला है, ये दोनों मिल के जो रिएक्शन होता है इस साइड जो बनता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो इन पदार्थ में जो भाग लेता है
ये पदार्थ, इन्हीं पदार्थ का नाम है अभिकारक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaCl, CaCO3, NaTCO3। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? साधारण नमक का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? प्रश्न है निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? तो क्या है बायोगैस? H2। ये क्या है? कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन है। C2H2 ये तो नहीं होगा। C4H10 ये भी नहीं होगा। क्या होगा? CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस। इन्हीं का नाम है मीथेन। मीथेन क्या होता है? बायोगैस। मीथेन इनको बोल सकते हैं, या इनका संकेत हुआ CH4 मीथेन का। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बायोगैस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है पोटेशियम के की परमाणु संख्या। पोटेशियम का ही संकेत होता है के की परमाणु संख्या क्या है? 19, 20, 23, 35। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम 19 होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, CH3COOH। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसमें क्या है? इसीलिए दुर्बल अम्ल हुआ। इसमें देखिए कार्बन की संख्या क्या है? अधिक है। तो जितना कार्बन का संख्या रहेगा उतना ही वह क्या होगा? पदार्थ या वह कंपाउंड क्या होगा? दुर्बल अम्ल होता है। अगला प्रश्न है कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है? वह धातु है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, कौन सा प्रश्न है कौन सा वह धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा वह धातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। ये क्या है? सभी वह धातु पदार्थ है। ये बोल रहा है वह धातु क्या विद्युत का सुचालक होता है? इसमें करंट प्रभावित होता है वह धातु में। हम लोग जानते हैं इसका सामान्यतः वह धातु में करंट प्रभावित नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा धातु वह धातु है जिसमें करंट क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। जब यही पूछे आवर्त सारणी में कितने कतार होते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। 7 होता है उसमें। वर्ग पूछे तो 18 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या? 7 से अधिक होता है तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, या 7 के बराबर होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा उदासीन का? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अभिक्रिया CuO+H2 अभिक्रिया करता है तो Cu+H2 में किसका अपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है। यहाँ किसका हो रहा है? हम लोग देख रहे हैं H2 का। H2 किनके साथ अभी उपचयन क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ देखिए H2O ये क्या बन गया? जल बन गया है। तो ये उपचयन किनका हुआ? H2 का। ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का उपचयन होया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? हम लोग जानते हैं Na क्या होता है? सोडियम Na11। इनका क्या होता है? 281। तो 281 एक जो होता है लास्ट वही क्या होता है? संयोजकता होता है। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। इनका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। इनका सोडियम की संयोजकता कितना होता है? 1। अगला प्रश्न है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन सा शून्य वर्ग का एलिमेंट है? क्या Ca,
या BrHeLi, लिथियम, कैल्शियम, ब्रोमियम या हीलियम। तो क्या है हीलियम? क्या है? इनर्ट गैस है। हीलियम इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, शून्य वर्ग के तत्व को ही बोलते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। तो हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। इनका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल, 23 मार्च। क्या हो जाएगा इनका? 23 मार्च। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, घटनाकर्ता या सूक्ष्मजीवी। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका एडिनोसिन 36 है प्रश्न। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन्हीं का फुल फॉर्म किनका? एटीपी का। एटीपी ही क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? ऊर्जा का वाहक है या ऊर्जा का संग्राहक है या ऊर्जा का सिक्का है या इनमें से सभी? ये इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश, उपयुक्त सभी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें हो पाता है वही क्या है? स्वपोषी है। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल की आवश्यकताएं हैं, क्लोरोफिल की आवश्यकता है और सूरज के प्रकाश की भी आवश्यकताएं हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न की बात कर ले हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्लूकोज का प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्र वाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणुओं का मोचन जो होता है शुक्र वाहिकाओं में होता है, शुक्र वाहिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के ऊपरी सतहों में। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है? ओजोन हमारे दैनिक जीवन में या हमारे वायुमंडल का बहुत बड़ा रक्षक है। ये प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं द्वारा, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो किन में होता है? डीएनए में, डीएनए अणुओं में होता है आनुवांशिक गुणों का संदेश। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है एक नर हार्मोन है एड्रीनल या थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या है? नर हार्मोन है। ये सिर्फ पुरुष में पाया जाता है इसीलिए इनको बोला जाता है नर हार्मोन। यह स्त्री में नहीं पाई जाती है इसीलिए पुरुष में पाया जाता है कि पुरुष में जो है इसी हार्मोन की वजह से स्पर्म बन पाता है, जो कि ये स्पर्म महिला में नहीं बनती है। इसीलिए ये हार्मोन केवल पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, या ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये मटर के पौधे पर प्रयोग किया है। बहुत सारा 28,000 मटर के पौधे पर, 29,000 मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया है। ग्रेगर मेंडल साहब इन्हें आनुवंशिक का पिता माना जाता है इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है प्रसरण द्वारा, चालनी नालिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा होता है एक कोशिकीय जीवों में। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है, कितना होता है? 2। क्या होता है? मछली में 2 कोष्ठक होते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानव में कितना कोष्ठक होते हैं, हृदय में कितना कोष्ठक पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ये कि मानव में कितना कोष्ठक पाए जाते हैं हृदय में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, बी और सी दोनों। इनका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया NH3। ये दोनों क्या होता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी। इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े, 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि जोड़ा पाया जाता है, लिंग में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है, स्त्री में। चलिए आप लोग का हम प्रश्न खत्म कर चुके हैं फिजिक्स का। आई होप, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग देखिएगा तो पूरा स्किप करके नहीं बढ़ाइएगा, बहुत ही बारीकी से, और अपना इन वीडियो को फोकस कीजिएगा 100% देकर, ताकि आपके सभी प्रकार के एग्जामों में पुनः हम बता रहे हैं, आपके बिहार DLED एंट्रेंस हो या पैरामेडिकल हो, BSc नर्सिंग हो, एग्रीकल्चर हो, या अन्य कई प्रतियोगिताएं परीक्षा में, आपके स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, इन सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न आपके एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर साझा करें वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इससे अच्छे कंटेंट हम लोग साइंस का ही सेट वाइज करके आप लोगों को सामने देते रहेंगे। ये अगर आप लोग 10th में भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, किसी भी स्टेट का, उसके लिए भी ये प्रश्न, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी, 10th के बोर्ड में भी ये प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, इसलिए बेहद ही यूजफुल है। आप लोग इसे प्योर NCERT का निचोड़ लिया गया है, बहुत ही बारीकी से हम लोग प्रश्न बनाए हैं, जो कि आप लोगों के सामने लाए हैं। आप लोग प्रश्न को देख के ही पता चल गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का क्या है, मिसलेनियस प्रश्न का हम लोग संग्रह लेके आए हैं। सेट 1 ये है, हम लोग सेट 2 लेके भी आएंगे, सेट 3, इसी प्रकार, जब तक कि आपका ये निचोड़ NCERT ये साइंस का नहीं ख़त्म हो जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम के लेवल के अलग।
तब तक हम लोग साइंस का सेट वाइज देते रहेंगे। अब कई एग्जामों होने वाला है, इन सब में आप लोगों का भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।